लोगों के मन में अवधारणा होती है, या कोई वर्दी पहना हुआ व्यक्ति होता है, चाहे वो इंस्पेक्टर हो या फिर एसआई हो या फिर सिपाही हो क्यों ना हो, तो ये बातें कही जाती है कि ये करप्ट है। कितना हकीकत सही है ये? नहीं, ये देखिए परसेप्शन है। हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं तो आज और हम और आप ऐसे नहीं हमारी इज्जत रहती, नहीं जिंदा रहते, है ना, और नहीं हमारी प्रॉपर्टीज बचे रहते। हाँ, सब अगर इन वर्दी पहनती है, दिखती है ना। और कभी कभी मुझे ऐसा लगा है कहीं कहीं पे, मैं किसी के लिए नहीं बोला, मैंने जो एज अ पुलिस अफसर देखा है, वो खुचरा चोरी करती है ना। कभी कभी खुचरा बदमाशी है, पान खा लिया, है ना, चाय पिला दिया, 200 500 10 रुपया 20 रुपया, हाँ, इसमें ईमान कई लोग बेच देते हैं। और कई लोग, सब लोग नहीं होते, कई लोग कर देते हैं। बिहार, अब ये जो आपने कहा कि मैं बोलने लगूं तो बड़ा गंदा साउंड करेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको 3-4 चीजें गिना सकता हूँ। सबसे पहला लॉ एंड ऑर्डर। बताता हूँ, हमारे मित्र हैं जो कभी कलकत्ता से दिल्ली जा रहे हैं, यूपी जा रही है, दिल्ली से टुवर्ड्स कलकत्ता या असम जा रहे हैं, बोलते भैया बिहार आते ही एकदम समेट उमेट के ठीक से बैठ जाना पड़ता है ट्रेन में। आगे कोई भैया जी आएंगे, हमको लात वात मार के गिरा देंगे सीट से, या कोई आएगा हमारा सामान छीन के ले जाएगा, मोबाइल तोड़ देगा। क्या है? हाँ, हम दबंगई करके अब वो कल्चर प्रमोट करेंगे। मैं खुद ऐसे प्रोफेशन से आता हूँ जो बहुत दबंग प्रोफेशन, और मैं बहुत दबंगई के साथ जाऊँ। फिर भी मैं कहता हूँ कि मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है करप्शन, ह्यूज लेवल ऑफ करप्शन। आप छोटा से छोटा, मैं खुद अपने एग्जांपल दे सकता हूं आपको। आईपीएस अफसर के हिसाब से मैंने कुछ चीज रिक्वेस्ट किया, भाई साहब वहां भी पैसे मांगे गए। आई वाज शॉक्ड। भाई लोगों को पता था कि मैं कौन हूं, फिर भी ठीक बात, तब वो तनी चाय पानी की देख ली, ठीक बात, ऐसा कोई बात नहीं, मांगत नहीं की, देख ली। समझ रहे कहां से आता है ये बल, है ना। कोई कहता है भैया हाथ ना पैसा दे के आयल बने है पोस्ट पर, निकाले के पड़े नो। ये पैसे देते क्यों हैं लोग? बिकॉज ये साइक्लिक है ना, साइक्लिक है ये है तो ये सोशल इशू है ना, उसकी इज्जत ज्यादा है। यानी दूसरा भाई हो सकता है माँ बाप के रोज पैर दबाता है, संस्कारी है, सब घर का काम नहीं, लेकिन जीवन भैया पैसा होता ओकर इज्जत ज्यादा। वो कहेंगे कि जहां भगवान राम ने पढ़ा था हम वहां पढ़ाई करने जाए। ये एक छोटा सा ड्रीम है मेरा, जो करेंगे हम पूरा, है जिस लेवल से करें जरूर करेंगे। एक एजुकेशन हब, दूर दूर से लोग आएंगे। बक्सर कहाँ पढ़ते भाई? बक्सर जा रहे हैं। कहाँ पे कोचिंग करते? बक्सर में करते हैं। कौन से द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स का बक्सर में है, द बेस्ट मेडिकल कॉलेज बक्सर में है, द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज का बक्सर में, द बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज का बक्सर में है, द बेस्ट स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ है? बक्सर में है। तो वो जो चीज मेरी इच्छा है कि भगवान राम जहां से मैं मानता। हमारे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जिनको अब पूरा बिहार जानता है। पहले तो असम जानता था, मगर अब पूरा बिहार जानता है। पूरा बिहार उस नजरिए से जानता है कि हर कोई अब ये उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द बक्सर का सांसद बने। मगर मैं शुरुआत करूंगा इनकी पूरी जर्नी, जब कब से शुरू हुई थी और कैसे गांव से निकल करके आईपीएस बने, उसके बाद कहां से वो सोच बदले कि चलिए मैं सांसद बनता हूं। IBN7 भारत में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, धन्यवाद कृष्णा जी। मेरा पहला सवाल यही है कि शुरुआत हम लोग उस दौर से करते हैं कि जब आप बचपन में एक सोच हुई होगी ना कि चलिए मैं उस लेवल का तैयारी करूंगा कि मुझे आईपीएस बनना है। जी बिल्कुल। नहीं, ये तो देखिए शुरुआत हुआ मतलब बचपन में, जैसे आप जानते हैं हम लोग यूपी बिहार के जो हमारे यहाँ पे है, यहाँ हर बच्चे के दिमाग में बचपन से यही डाल दिया जाता है कि आईएएस आईपीएस ये चीज चलता है। सुनते थे घर में, समझ में नहीं आता था। 3rd 4th ग्रेड में रहा होगा जब से पुलिस बनना था, ये श्योर था कि पुलिस बनना है। ये नहीं पता था आईपीएस क्या होता नहीं होता है। या 7th 8th तक आए तो पता चला कि एक बार ऐसे पिताजी एसपी ऑफिस गए थे, तो देखिए यंग ऑफिसर था एकदम यंग, तो आके कहानी बताए, काला रंग के एम्बेसडर से उतरा लड़का, मतलब एकदम यंग लड़का, खटाखट सैल्यूट कर रहे हैं सब लोग, एकदम उसके सामने खड़े हैं, तो सबके सबकी बातें सुन रहा है, सबको तुरंत फरियादी का फरियाद पूरा कर। ये सब सुन के लगा कि अरे ये तो अच्छा है, मतलब पिताजी इंप्रेस हो रहे हैं इन चीज से। आपको बना था पुलिस, तो फिर बाद में पता लगा कि होता क्या है। तब पता चला कि पुलिस का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, मतलब सबसे बड़ा एंट्री पॉइंट होता है, वो आईपीएस है। बस वो क्लास 8th था जब डिसाइड हो गया था कि आईपीएस बनना है। तो मन ही मन में था, ज्यादा किसी से, तब तो 8th में किसी को क्या बताए। फिर हम लोग गए, मतलब यहाँ वहां से पता लगाना, तब इतना इंटरनेट का भी ये नहीं था, पता लगाना शुरू किया कि कैसे आईपीएस कैसे बनता है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आता है उसका नोटिफिकेशन, तो वो वाला पढ़ाई किया हमने नोटिफिकेशन का। और उसके बाद फिर 8th से ही, राधा 9th से जो टारगेट था वो यूपीएससी का सोच के पढ़ाई शुरू हुआ। 10th पास करना है, 12th पास करना है, ये सब दिमागी में नहीं आता था।
मतलब क्या पढ़ाई करो, यूपीएससी के लिए पढ़ाई, तो सब बोलता पागल हो गया। लेकिन फिर भी वो टारगेट होता था जरूर, 10th ऐसा नहीं कि 10th नहीं पढ़े, 10th रहता था दिमाग में, लेकिन अल्टीमेट एम ये होता था कि ये तो जल्दी पास करो यार, जल्दी पास करो, हमको यूपीएससी का एग्जाम देना, ग्रेजुएशन करो, कंप्लीट करो। तो वो जब रफ्तार आप पकड़ते हैं ना, तो बीच में ऐसा आया कि 12th देने के बाद जब लोग हम बोले कि भैया आर्ट्स लेंगे, आई मीन 10th के बाद लोग पूछना है क्यों करोगे, बोला आईपीएस देंगे। तो फिर अब जैसा होता है हम लोग का परिवार, एक आप देखे भी होंगे हमारा घर वर्ग कैसे है, जैसे परिवार से आते हैं तो उसमें सब लगा बोलने, यार तुम मतलब अपने औकात के बाहर सपना देख रहे हो, थोड़ा सा अपने जैसा देख रहे हो सराउंडिंग में, कहाँ देखे हो किसी को, देखे हो ऐसा आईएएस आईपीएस में, वैसा चीज मत करो कि इसमें जाके धराशायी हो जाओगे। अभी किसी को लगेगा ना कि लड़का बेकार हो जाएगा, ये आईएएस आईपीएस का सपना देखना शुरू कर दिया, लास्ट में जाके देखो कुछ नहीं कर पाया। तो इस डर से उनका भी था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मनोबल, मेरे मनोबल को देख के, मतलब आप 8th क्लास में ही तय कर चुके थे कि आनंद मिश्रा के आगे आईपीएस लगाना है। बिल्कुल, ये तो था, और ये तय कर भी लिए थे, और एक होता ना कि दृढ़ता से तय किया था। तो क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत मिलता था, कि रेजिस्टेंस मतलब कि अविश्वास, कि यार नहीं कर पाएगा, है ना, वो चीज, और उसके खिलाफ जाके आप पढ़ते हैं, और कोई ट्यूशन भी नहीं मेरा, कोई कोचिंग भी नहीं, कुछ नहीं, तो सब खुद पढ़े। तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरह का, तो हम ये मानेंगे कि मेरा जो खुद का मनोबल था, जो आत्मविश्वास कह सकते हैं, और जो एक होता है ना संकल्प, ये करना है, तो संभव देखिए भगवान का एक आशीर्वाद ही मानेंगे, बड़े लोगों का जो घर में उनका कहीं ना कहीं अच्छा गाइडेंस शायद रहा हो, संस्कार ठीक रहे हो, कि जो संकल्प अभी तक तो जब जो संकल्प लेके आगे बढ़े हैं और उसमें अपना 100% दिया है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ ना कि कोई चीज आधे मन से किया या आधा करके छोड़ दिया, या ये करने गए आईपीएस नहीं हुआ, रास्ता बदल कुछ और कर दिया, ये नहीं किया। तो इसके चलते भगवान भी देखिए देखते हैं कि किसके मतलब होता है ना कि अब किसी चीज को आप शिद्दत से चाहने लगते हैं तो पूरी कायनात लग जाती है उसको पूरा करने में। तो शायद मेरे साथ यही बार बार होता रहा है। तो ये करते करते फाइनली जब हम यूपीएससी भी क्वालिफाई हो गए, तो उसके बाद आईपीएस भी बन गए, उसके बाद इसी शिद्दत से काम किया अपने 13 साल करियर के, कि इस 13 साल में 30 साल कम से कम जी लिया है, जो कि बहुत मुश्किल होगा अचीवमेंट्स के रूप में आप देखा जाए कि लोग धीरे धीरे दिए की तरह जलते हैं, धीरे धीरे जलेंगे, 30 साल 40 साल जल के काम करेंगे। वो मैं 13 साल में वो लौ की तरह जल के एकदम से पूरा वो ना निचोड़ करके ले लिया, और फिर एक नए जिंदगी पे आके वैसे ही खड़ा हो गया जैसे यूपीएससी के पहले खड़ा था। तो इसमें क्या हुआ, एक सेटिस्फाइड करियर है आपके पास, जहाँ पे आपने काम किया और सेटिस्फाइड है, यहाँ हो गया, कर लिया। अब क्या होता है कि जब आप एक्सपीरियंस होता है, काम करते हैं, तो आपका स्कोप, मान लीजिए आप पुशअप लगाइए, डिप्स का प्रैक्टिस करिए, आप पहला दिन में 5 करने में अरे बाप रे नहीं हो, तो 10 दिन 10 करेंगे, 15 20, तो 20 जब आप 20 5 दिन 10 दिन 15 में 5 10 15 20 दिन जब आप 20 पुशअप लगाएंगे, तो उसके बाद खुद लगे यार ये क्या है, वार्म अप भी नहीं हो रहा 20 में, आप ज्यादा खोजते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि एक टाइम में काम करते करते अब मुझे और काम चाहिए, मुझे बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए, मुझे बहुत लोगों की जिंदगियां बदल देनी, सिर्फ अपना नहीं। ये सब सोच के ही फिर हमने रिजाइन किया, और अब सोशल सर्विस में आने के लिए अब आगे बढ़े, और अब रिजाइन करके हम यहाँ पे आपके साथ। पहली बार जब आप यूपीएससी क्रैक किए थे, किसको बताए थे? तब किसको बताए थे, जब यूपीएससी क्रैक किए तो उस टाइम में मेरा भांजा था वहां पे, हाँ, डॉक्टर विशाल, आजकल डॉक्टर बन गया वो। आई रिमेम्बर कि हम लोग दोनों मिलके खूब हाथ पकड़ के कूदे थे, वही सबसे सामने था, जस्ट पीछे ही मेरी माँ थी, माँ की थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी तब, तो वो बेड पे ही थी, तो मैं जाके फिर एकदम जोर से माँ को पकड़ के, है ना, तो आई रिमेम्बर बहुत खुश हुई। मेरी दीदी भी थी पास में वहां पे, तो उनके पैर में चोट लग गया था, तो तब वो वहीं थी, इलाज के लिए आई थी। तो ये 3 लोग थे, तो उनके साथ ही हमने अपना खुशी शेयर कर पाए थे तब। जहां तक मुझे जानकारी है कि लोग कहते हैं कि असम में अपराधी अब से बहुत डरते थे, आज भी डरते हैं, नाम से ही कांपते हैं। हाँ, मतलब कैसे हुआ? क्योंकि आजकल यहाँ पर देखा जाता है कि जैसे कहीं भी सिर्फ वर्दी का डर जो होता है, आम जनता में सबसे ज्यादा है, अपराधी में कम दिखा जाता है, मगर आम जनता में सबसे ज्यादा ये पुलिस है। मगर अपराधी कैसे डरने लगे इतना? नहीं, इसमें 2 कारण है। एक, नंबर 1, मैंने कभी किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज अब हमसे नहीं करवा सकते। जो मेरे को टास्क मिला है ना, उस अपनी जिम्मेदारी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, पर प्रोफेशन के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो हर बार उनको पता था, ये बंदा, हमेशा मैं कहता रहता था कि अपनी वर्दी पे मैं खून के अलावा दूसरा दाग नहीं लगने दूंगा, और भगवान का सहारा था,
बड़ों का आशीर्वाद था, नहीं हुआ। ऐसा ही हुआ जो मैंने कहा, खून के बड़े दाग लगे मेरे वर्दी पे, बहुत दाग है। हाँ, तो ये उनको भी पता था कि मेरा फंडा क्लियर रहता था कि अगर पुलिस भी अच्छे से बैठी है, शांत बैठी है और दिख रहा है कहीं कुछ हो नहीं रहा है, सब ठीक चल रहा है, यू नो कि कंप्लेन नहीं आ रहे हैं और इस तरह के, मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ साठ गांठ है। तो मेरा फंडामेंटल क्लियर था कि यहाँ अगर अगर यहाँ कोई बड़ा गुंडा होगा तो हम हो, हमसे बड़ा गुंडा नहीं हो सकता। तो गुंडागर्दी तो आपकी नहीं चलेगी, गुंडा गुंडों के लिए, अच्छों के लिए नहीं। दूसरा, जो परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये जो मूल मंत्र है, जो शायद सभी के लिए है, मेरे लिए नहीं, मैंने इसको पूरी तरह से जिया है इसको। और इनको पता था कि ये बंदा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अगर इसने कह दिया, मैं टाइम दे देता था, ये 3 दिन है तुम्हारे पास, 5 दिन है, 7 दिन है, 10 दिन है, ये डेट है, उसके पहले या तो ठीक हो जाएगा या तो जो भी होगा वो होगा। तो इस तरह से जब आप काम करते हैं और करते हैं, कहते नहीं, तो जब लोग देखना शुरू किए 1 2 3 50 100, भाई साहब वो क्या रहे है ना, ये सीरियस, ये ना मतलब दौड़ा दौड़ा के आपको पीछे तक जाएगा। जो फिल्मों में होता है, मतलब दिखाया जाता है, कुछ नहीं दिखाता, फिल्म में फिल्मी चीज दिखाता है। रियल लाइफ, रियल लाइफ में ये रियल लाइफ की चीज है, क्योंकि हमारे जो आप रिजल्ट्स देखेंगे ग्राउंड पे जाके तो रियल लाइफ में दिखेगा। अभी लास्ट में लखीमपुर जिले में जब मैं था, तो लाइन से आके सब सरेंडर कर रहे थे 3 दिन में, सब लाइन से सरेंडर करना शुरू हो गए जितने क्रिमिनल्स थे। उसके बाद हमारे पास केस लिखने के लिए केस ही नहीं, सारे क्रिमिनल सरेंडर। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि उनको पता था, उसके पहले वो मेरा 5वां जिला था, तो उनको पता था ये 4 जिले में क्या करके आया है, और जो कह दिया कि 3 दिन का वक्त दिया तो 3 दिन का वक्त दिया। चौथे दिन फिर मैं कह दिया पैरों पे आओ या मेरे कंधे पे आओ, डिसाइड कर लो तुम्हें कैसे आना है। तो उन्होंने डिसाइड किया अपने पैर पे आएंगे। हाँ, तो ये चीज होता, और इसमें क्या था, सीरियसनेस होना चाहिए। अगर आपने कुछ कह दिया तो करने की क्षमता हो, हवा की बात ना हो। और ये आपका प्रूफ होता है, आपका उनका भी एक्सपीरियंस है ना, वो देख रहे होते हैं। तो आपने जो कहा कि क्यों ऐसा होता, तो शायद इसलिए। दूसरा, उनका पता था ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा किसी तरह का, है ना, एक मैदान में 2 तलवार रहेंगे। तो ये तरह से जब काम करना हम लोगों ने शुरू किया, तो आई बिलीव पब्लिक इंटरेस्ट में रहा, ये जनहित में रहा, है ना, जन सेवार्थ रहा ये पूरा काम, और इसका फायदा अल्टीमेटली पब्लिक को मिला और हमको सेटिस्फेक्शन मिला। नहीं, एक ये भी है कि जैसे अभी भी, मतलब अब बता रहे हैं कि मैं लखीमपुर जिले में था, तो एसपी एक पूरे जिले के कप्तान होते हैं, कहीं भी किसी भी राज्य में जाइएगा तो। और यहाँ पर जो सांसद का काम है वो भी यही है। यहाँ पर अब ये सोच आपकी बदली कि नहीं, इस पद को छोड़ करके चलिए, मैं राजनीति में अब चाहे जो भी हो, मत कदम रख ही रहे हैं। इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि राजनीति में कदम हम रखते हैं। देखिए, हम ना, मैं सच बता रहा हूँ आपको, फ्रैंकली बता रहे हैं कि हम सोशल सर्विस करना चाहे। सोशल मतलब कि बृहद लेवल पे। अब सोशल सर्विस देखिए, एक एनजीओ के थ्रू हो सकता है, यूनाइटेड नेशंस के थ्रू हो सकता है, पॉलिटिक्स के थ्रू भी हो सकता है। तो अब मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म मिलता है ना, ये मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मैं आया हूँ सब छोड़ के अपने लोगों के लिए काम करने के लिए, बिहार के लिए काम करने के लिए, और बिहार के थ्रू देश के लिए काम करने के लिए। तो अब लेकिन ये सोच मेरी तो देखिए 2017-18 से चल रहा है दिमाग में। अब वो कैसे कि जब मैं बहुत ज्यादा खून खराबा देखा हमने जिंदगी में, बहुत खून खराबा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना खून खराबा, बहुत कम ऑप्शंस ने देखा होगा। तो वो जो मैंने देखा है ना, उसके बाद मुझे जीवन का जो मोह कह लीजिए, या जो जीवन का कारण, जो मीनिंगफुलनेस ऑफ लाइफ कहते हैं, वो कहीं ना कहीं समझ में आ गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जीवन में विस्तार चाहिए मुझे, जैसे लगे कि मैं कुछ हजार या लाख नहीं, करोड़ों लोगों की, जनता के जीवन को अफेक्ट करता हूँ, पॉजिटिवली अफेक्ट करता हूँ। तो ये कहाँ से मिलेगा? ये सर्विस में नहीं मिलेगा। सर्विस में एक लिमिटेशन है ना। देखिए, हर चीज में, सोशल लाइफ में भी बाउंड्री है, पॉलिटिकल लाइफ में भी बाउंड्री है, हम सब समझते हैं, लेकिन वो बाउंड्री थोड़ा बड़ा बाउंड्री है। तो हम थोड़े बड़े बाउंड्री में आके अब थोड़ा खेलना चाहिए। तो वही जो आप अभी बात बता रहे हैं, वो अशोक सम्राट वाली कहानी आपके साथ भी वो घट गई कि वो भी बहुत ज्यादा खून देखते हैं, तो उसके बाद सोचते हैं कि नहीं, अब हथियार मैं नहीं उठाऊंगा। मैंने ऐसा नहीं समझा कि हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन अपनी जिंदगी की निरर्थकता मुझे समझ में आने लगी कि जितनी बार ब्रदर मेरा जब भी इनकाउंटर या ऐसा सिचुएशन आया ना, कि जहाँ पे कि एक ऐसा टफ सिचुएशन, उतनी बार ये लोग कहते हैं ना, आपने मारा, मैं नहीं मारा, मैं बचा हूं उतनी बार, मैं जिंदा बचा हूं इतनी बार। तो वो जो इतनी बार, यानी मेरा कितना नंबर ये जीवन है, 100 से ज्यादा बार मैं मर के जिया हूं या मौत से बचा हूं। तो ये जीवन तो जरूर किसी बड़े पर्पस के लिए बचा है, नहीं तो मुझे कब का निपट जाना चाहिए था। तो ये क्या सिर्फ नौकरी करने के लिए बचे हैं? भगवान ने इतना जिंदा रखा मेरे को सिर्फ नौकरी करने के लिए? कुछ तो बड़ा मुझे लिए सोचा होगा, कुछ बड़ा करवाएंगे हमसे, या चाहते हैं कि मैं कुछ बड़ी चीज में जाऊं और कुछ तो ऐसा योगदान करूं कि जीवन की सार्थकता रहे। तो इस
ये सोच के, हो सकता है ये अंदरूनी बात है, मुझे पे किसी ने थोपा नहीं है, ये हो सकता है मैं खुद को ज्यादा समझ रहा हूँ, ये भी हो सकता है, बहुत बार हो सकता है ना, ये कमी हो, लेकिन मुझ में जोश है, वो उमंग है, वो करने की इच्छा भी है और क्षमता भी है। ये सब जब है तो कोई क्यों ना करे, है ना। जब इतना नॉलेज आपने गैदर किया, पढ़ाई किया, यूपीएससी क्लियर किया, इतने सालों का आपके पास प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, आपके पास अनुभव है, और उसके बाद अभी भी उम्र है, जोश है, जवानी है, काम करने की इच्छा है, हर चीज है, तो अब क्यों अब भी शांत बैठे, तो ये तो मतलब ये तो गलत होगा ना हमारी मातृभूमि के साथ। 13 साल लोग तैयारियां करते हैं, उसके बाद नौकरी लगती है। अब 13 साल नौकरी करके एक मतलब अपने आप को वहां पहुंचा चुके थे कि मैं आराम से 60 साल की उम्र गुजार सकता हूं। उसके बावजूद भी आपको उस सारी सुख सुविधाएं छोड़कर आने के पीछे का रीजन नहीं, इसका रीजन है कि आप जितनी बार गांव आइए, जितने बार अपने लोगों से मिलिए ना, तो उनके मन में मेरी तरफ, उनकी आंखों में उम्मीद देखता हूँ, उनकी आंखों में एक सपना देखता हूँ, एक चाहत देखता हूँ कि भैया हमारे लिए क्या करेंगे, है ना। भैया क्या करेंगे, भैया अपने कंधे में स्टार बढ़ा रहे हैं, भैया बिजी हैं अपनी लाइफ में ठीक करने में, अपना करियर बनाने में, भैया क्या कर पा रहे हैं उनके लिए। हो सकता है कहीं पे कुछ बच्चों के लिए हम ठीक भी करें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे वो एक घुटन होती है कभी कभी, यार बड़ा लिमिटेड, मैं चाह के भी नहीं कर सकता हूँ। सैलरी कितनी, 1,30,000 सैलरी में मैं क्या दे दूंगा किसी को, क्या ही कर पाऊंगा मैं, उसमें भी 1/3 अपना सैलरी ऑलमोस्ट हमेशा से ही खर्च करता आया हूँ, किसी न किसी अपने जो भी है अपनी सोसाइटी या किसी न किसी काम में, सोशल काम में। बट 40,000 रुपए में आप क्या करेंगे, 40,000 रुपए खर्च करके आपको क्या कितना कर लेंगे 40,000 रुपए में, है ना। तो ये जो लिमिटेशन आ रहा है ना बार बार, ये मुझे कहीं ना कहीं खुद को छोटा महसूस करवाने लगा आफ्टर, यार बस यही लिमिटेशन है मेरा, बस इससे बाहर मेरा दायरा नहीं है क्या। तो इसीलिए मुझे ये जो खिंचाव है, दूसरा है कि मैं बाहर बाहर काम किया हूँ, आप देखिए तो मुझे बिहार के लिए काम करने का मौका नहीं मिला है ना। मैं बिहार की धरती के लिए काम करना चाहता हूँ, जिस मिट्टी का कण मेरे शरीर को बनाता है, उस मिट्टी में मिलने से पहले उस मिट्टी को मैं क्या दे के जाता हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है इसके लिए, ये सब बातें मुझे बहुत खींचती हैं। और जब अभी आप लास्ट कुछ 30 सालों में देखिए तो बिहार जिस तरह से अनफॉर्चुनेटली जो हो सकता था वो नहीं हो पाया, तो क्यों नहीं हो पाया, कहाँ कमी रह गया, कौन था वो जो जिम्मेदार था, नहीं कर पाया, है ना। तो ये सब चीजों को देखते हुए कहीं कहीं मैं खुद को ब्लेम करता हूँ, ये तो हमारी भी जिम्मेदारी थी ना, हम इस मिट्टी के बच्चे हैं, यहीं की अनाज खा के या यहीं से होके हम जो भी बने हैं, इस मिट्टी ने हमको बनाया, हमने मिट्टी को क्या दिया। तो अब वक्त है, जीवन का करीब 40 साल मैंने मिट्टी का खा लिया, अब मिट्टी को मैं सींचूंगा अपने खून से, पसीने से, जो भी हो, अब जितने दिन जीना है, अब ये ऋण वापसी करने का वक्त है। ये तो कह रहे हैं, मगर एक मैं कहीं सुनता हूँ कि जैसा IAS IPS को लेकर के ये लोगों के मन में अवधारणा होती है, या कोई वर्दी पहना हुआ व्यक्ति होता है, चाहे वो इंस्पेक्टर हो या फिर SI हो या फिर सिपाही हो क्यों ना हो, तो ये बातें कही जाती है कि ये करप्ट है। कितना हकीकत सही है ये? नहीं, ये देखिए परसेप्शन है, हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं तो आज और हम और आप ऐसे नहीं हमारी इज्जत रहती, नहीं जिंदा रहते, है ना, और नहीं हमारी प्रॉपर्टीज बचे रहते। हाँ, सब अगर इंटैक्ट है तो जरूर पुलिस काम कर रही है कहीं ना कहीं। ये जो करप्शन का चीज है, सिर्फ पुलिस तक नहीं है। अगर आप देखें ग्राउंड पे जाके, पुलिस क्या ना वर्दी पहनती है, दिखती है ना। और कभी कभी मुझे ऐसा लगा है कहीं कहीं पे, मैं किसी के लिए नहीं बोला, मैंने जो एज अ पुलिस अफसर देखा है, वो खुचरा चोरी करती है ना, कभी कभी खुचरा बदमाशी है, पान खा लिया, है ना, चाय पिला दिया, 200, 500, 10 रुपया, 20 रुपया, हाँ, इसमें ईमान कई लोग बेच देते हैं, और कई लोग, सब लोग नहीं होते, कई लोग कर देते हैं, और उसके चलते मैक्सिमम टाइम पे पुलिस पे बदनामी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समझ नहीं पाते हैं, वो वर्दी को वो शायद गरिमा उसकी समझ नहीं आती है, जिसमें कि वर्दी को एक स्रोत बना लेते हैं शायद कि कहीं से उसके दम पे पैसे आए। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, जरूर मैं मानता हूँ, मैंने देखा ही होते हुए, है ना, मैं किसी पर्टिकुलर आदमी या किसी के लिए नहीं, मैंने देखा ही होते हुए ये करते हैं। और क्या होता है बताऊं मैं आपको, क्यों ज्यादा खराब लगता है, पुलिस और डॉक्टर, दो ऐसे प्रोफेशन है जहां लोग जब त्रस्त हो जाते हैं, तकलीफ में होते हैं, भगवान के गुहार लगाते हैं, तब इन दो लोगों के पास जाते हैं, या तो पुलिस हो या तो डॉक्टर। और जब भगवान के रूप में जिसको देखा, उसने अगर गद्दारी की ना, तो वो ज्यादा खराब लगता है, नहीं, वो ज्यादा खराब लगेगा आपको, क्योंकि आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे दया, आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे न्याय, आप उससे संरक्षण, ये सब एक्सपेक्ट करते, वो उल्टा आपसे पैसे ले लेता है। अब भगवान के यहाँ जाते हैं कि भगवान हमको ये दीजिए, और भगवान आपका एक हाथ काट लिया, अरे भाई हम कुछ मांगने गए, आपने उल्टा हमारे काट दिया,
कितना फिर वो भगवान कहाँ रहेंगे, वो तो आप शैतान नजर आने लगेंगे उसमें। कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है कि आपके एक्सपेक्टेशंस जो हैं पुलिस से और या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट से, ऐसे लोगों से आपका बहुत हाई होता है। इसीलिए देखिए अनफॉर्चुनेटली कई बार डॉक्टर्स को मारपीट करने लगते हैं, और ये सब जो चीजें होती है क्या है, यही फ्रस्ट्रेशन है लोगों का, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। पुलिस के साथ एक्सपेक्टेशन है कि आपका जो आचरण होगा वो बहुत हाई लेवल का होगा, वो भगवान के तर्ज का होगा, और आप वहां पे ऐसी इंसानी बात कर देते हैं यार, आप अपनी पर्सनल गेन्स की बात कर देते हैं, तो वो ज्यादा बुरा लगने लगता है। तो इसीलिए, लेकिन पुलिस इज नॉट, मैं नहीं मानता, इंडिविजुअल कुछ लोग करप्ट जरूर है, पुलिस एज अ डिपार्टमेंट इज नॉट करप्ट। मैं पहली बार जब आपसे इंटरव्यू किया था शाहपुर में, और भोजपुर जिला का शाहपुर, और वहीं से आपका गांव भी जाता है पनसौड़ा जो है टोला पे, और मतलब ये कहिए कि एक तरीके से सुनबरसा मेरा मामा गांव भी है। हाँ, तो और मतलब वहां पर मैं अभी भी रिपोर्टिंग करता हूँ वहां, या फिर बक्सर जिले में, भोजपुर जिले में, पटना भी आ जाता हूँ। पहली बार शायद मैं ही वो व्यक्ति हूँ कि जो आपसे पूछा था कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे बक्सर से, और आज भी वही सवाल करने जा रहा हूँ कि क्या आप चुनाव लड़ने बक्सर से आए हैं? नहीं, वो देखिए, मैं फिर आज भी वही जवाब आपको दूंगा कि मैं यहाँ सोशल सर्विस के मकसद से आया हूँ। इस मिट्टी का बेटा हूँ मैं, है ना, मैं अपने बेटा होने का कर्ज चुकाने आया हूँ, है ना, मैं यहाँ पे अपने लोगों के लिए कुछ काम करने आया हूँ। अब उसका माध्यम अगर पॉलिटिकल होना है, चुनाव होना, तो हो सकता वो भी हो, तो मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मकसद मेरा जो है वो सोशल वर्क है। देखिए बहुत बार क्या होता है हमारे प्रॉब्लम, इलेक्शन को हम मानते हैं एंड ऑफ लाइफ, इलेक्शन या पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज अ मीन्स, इलेक्शन एक बस दरवाजा है आपको निकल के उस पार जाने का, जहां पे सोसाइटी आपका वेट कर रही है कि आप उसको क्या देते हैं। हाँ, तो मेरा मकसद ये नहीं है कि बस ये दरवाजा, इलेक्शन पार कर लेना है, इलेक्शन जीत लेना है, या पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेना है, ये मकसद नहीं हो सकता। ये एक माध्यम जरूर बन सकता है आने वाले दिनों में, जिसके लिए मैं ओपन हूँ, है ना, तब भी बोला था आपसे ये बात, मैं आज भी बोला, मैं ओपन हूँ इस चीज के लिए। लेकिन देखिए हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राज्य, सब कुछ गार्जियंस चला रहे हैं, है ना, आप और हम नहीं डिसाइड कर लें कि हम क्या करेंगे। कुछ गार्जियंस हैं जो हमसे और आपसे बेहतर समझते हैं सब चीजों को, तो हम ये प्रभार उनके ऊपर ही रहने दें। क्यों, अगर उनको लगता है कि मुझे ऐसी जरूरत है, मुझको ऐसे बेहतर तरीके से यूज किया जा सकता है, मेरी सर्विसेज रेडी हैं उनके लिए, मैं अवेलेबल हूं। लेकिन अगर उनको नहीं लगता है, तो फिर मैं सोशल काम बाकी अलग, लेकिन मैं सोशल काम जरूर करूंगा, मैं मिट्टी छोड़ के भागूंगा नहीं। अब मिट्टी छोड़ के भागने की बात नहीं कर रहे हैं, मगर एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि कर रहे हैं कि अगर मौका मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, किस पार्टी से तय, क्या ये किए हैं कि बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, या कोई पार्टी तय किए हैं, या फिर एक है कि अगर मुझे बीजेपी से ही मिलेगा तभी मैं चुनाव लड़ूंगा, या फिर किसी और पार्टी से भी? नहीं, देखिए इतना तो प्लान ही जब नहीं किया है, तो इस सब के बारे में अभी ज्यादा चर्चा करके फायदा नहीं है ना, इसको हम ओपन एंडेड रहने देते हैं, इसके बारे में और एक मौका लेते हैं बात करने के लिए, थोड़ा सा वक्त देते हैं, ठीक है। अभी मैं आया हूँ, ग्राउंड को समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ, मैं एक्टिव बहुत दिनों से हूँ इस एरिया में। अगर आप देखें तो आप कई महीनों बाद, पहले की बात है हमारी, जब हम उस टाइम भी एक सोशल प्रोग्राम में ही मैं आया था, वैसे मैं सोशली हमेशा अपने लेवल पे एक्टिव रहा हूँ, और वो एक्टिविटी मैं कंटिन्यूड रखूंगा। हो सकता है बृहद तौर पे करूँ, हो सकता है किसी एक फाउंडेशन के तौर पे और बड़ा हो जाए, हो सकता है यूनाइटेड नेशंस के साथ मैं टाई अप करने की कोशिश करूं, कुछ बड़ा उस एरिया के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, या हो सकता है पॉलिटिकली मैं किसी तरह से करूं। अब पॉलिटिकली कैसे होगा, नहीं होगा, ये तो अभी आप भी नहीं कुछ प्रेडिक्ट कर सकते, हम भी नहीं कर सकते, तो लेट अस वेट एंड वॉच। लेकिन जो भी हो, रहूंगा मैं वहीं, और वहीं लोकली मैं काम करता हूं। 30-32 साल के भी आप चर्चा भी किए हैं कि बिहार में आप देख सकते हैं कि क्या माहौल है, क्या स्थिति है, कहाँ कमियां आपको दिखती है कि 30-32 साल में बिहार इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पीछे है? मतलब देखिए बिहार, अब ये जो आपने कहा, मैं बोलने लगूं तो बड़ा गंदा साउंड करेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको 3-4 चीजें गिना सकता हूँ। सबसे पहला लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, डर लगता है बिहार में। हम आईपीएस अफसर, फिर भी डर लगता है, अपने लिए नहीं तो भाई लोग के लिए डर लगता है। आज ही देखिए कहीं सुना बक्सर में कोई गोली मार दिया, मजाक है क्या? ऐसे कैसे यार, इतना हिम्मत कैसे आ गया? तो मैं पुलिस वाला हूं, मैं रहा हूं, मैं जानता हूं कि इतनी हिम्मत किसी में आनी इतना आसान, तो कुछ तो किया जा सकता है उस मामले में। इट्स नॉट अबाउट बक्सर, इट इज अबाउट द होल ऑफ द स्टेट। मैं बताता हूँ, हमारे मित्र हैं जो कभी कलकत्ता से दिल्ली जा रहे हैं, यूपी जा रही हैं, दिल्ली से टुवर्ड्स कलकत्ता या असम जा रहे हैं, बोलते भैया बिहार आते ही एकदम समेट उमेट के ठीक से बैठ जाना पड़ता है ट्रेन में, आगे कोई भैया जी आएंगे हमको लात वात मार के गिरा देंगे सीट से, या कोई आएगा हमारा सामान छीन के ले जाएगा,
मोबाइल तोड़ देगा, क्या है ये क्या इज्जत बनाई है हमने, ये बेसिक, वो छोटी सी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। लोग घुस के गोली मार दे रहे हैं, रास्ते चलते आपके सामान छीन लिया जाता है, कोई अपना दादागिरी करके आपसे कुछ भी करवा सकता है या नहीं करवा सकता है। ये सब छोड़िए, आप बंदूक लेके घूम रहे हैं सड़कों में यार। कौन सा जो मैच्योर सोसाइटी, कौन सा सिविलाइज सोसाइटी बंदूक ऐसे डिस्प्ले करता है सड़कों पे, और उसमें हम लोगों को लगता है कि हम बड़े शान की बात है। जिस सोसाइटी में बंदूक का कल्चर है ना, जहां पे बंदूक कलम का कल्चर होना चाहिए, जहां पे व्यवहार का कल्चर होना चाहिए, संस्कार का कल्चर होना चाहिए, वहां हम दबंगई करके अब वो कल्चर प्रमोट करेंगे। मैं खुद ऐसे प्रोफेशन से आता हूँ जो बहुत दबंग प्रोफेशन, और मैं बहुत दबंगई के साथ जाऊँ, फिर भी मैं कहता हूँ कि मुझे बंदूक रखना पसंद नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता बंदूक हमारे समाज को चलाने या उसको मेंटेन करने का एक तरीका बने या माध्यम बने। ये चीज है। लॉ एंड ऑर्डर इज अ वेरी सीरियस इशू, नंबर 1 है। ये अगर ठीक हो जाएगा तो ग्रेजुअली सब ठीक हो जाएगा। दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है करप्शन, ह्यूज लेवल ऑफ करप्शन। आप छोटा से छोटा, मैं खुद अपने एग्जांपल दे सकता हूं आपको। आईपीएस अफसर के हिसाब से मैंने कुछ चीज रिक्वेस्ट किया, भाई साहब वहां भी पैसे मांगे थे। आई वाज शॉक्ड। भाई लोगों को पता था कि मैं कौन हूं, फिर भी ठीक बात था, वो तनी चाय पानी की देख ली तनी, ठीक बात, ऐसा कोई बात नहीं, मांगत नहीं की, देख ली। समझ रहे कहां से आता है ये बल, है ना। कोई कहता है भैया हाथ ना पैसा दे के आयल बनी है पोस्ट पर, निकाले के पड़ी नो, ये पैसे देते क्यों हैं लोग? बिकॉज ये साइक्लिक है ना, साइक्लिक है ये है। तो ये सोशल इश्यू मैं बता रहा हूँ, है ना। करप्शन इज अ सोशल इश्यू, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू। वो क्योंकि आप घर में आप जाते हैं तो आपको 2 भाई हैं, जो ज्यादा पैसा कमाता है उसकी इज्जत ज्यादा है, यानी दूसरा भाई हो सकता है माँ बाप के रोज पैर दबाता है, संस्कारी है, सब घर का काम नहीं, लेकिन जब भैया पैसा होता ओकर इज्जत ज्यादा कहे, तो यानी वो घर किस चीज को महत्व दे रहा है, तो बच्चा वहीं से सीखता है, भैया जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है। ये सब चीजों, ये नैरेटिव चेंज करना है। तो नंबर 2 पे आता है करप्शन। तीसरे पे उससे रिलेटेड ही आएगा, अगर वो सब दोनों ठीक हो जाता है तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेहतर हो जाएगा। और जब तक एजुकेशन ठीक नहीं होगा तब तक बिलीव मी, समाज आप चाहे जो कह लीजिए, जितना कह लीजिए, कुछ नहीं हो सकता। एक चंद लोग हैं जिनका एजुकेशन अच्छा है, पूछे तो पढ़ते कहाँ है, कहाँ पढ़ के वो एजुकेशन अच्छा जो है, कहते हैं बिहारी लड़कों का सब बाहर जा रहे हैं। हाँ, बाहर जा रहे हैं, वो अच्छा पढ़ रहे हैं। बिहार में रह के अच्छा पढ़ने वाले हैं, गिन सकते हैं आप शायद कितने अच्छे। तो इस एजुकेशन व्यवस्था पे आपको बात करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, हो सकता है। ये धरती नालंदा और विक्रमशिला की रही, यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल। लोग कहते भी हैं कि बक्सर जो है, भगवान राम शिक्षा लेने बक्सर आए थे, तो यहाँ के लोगों को जाना पड़ रहा है कहीं दूसरी जगह पढ़ने। एग्जैक्टली, वो दिन लाना है ब्रदर। मैं बोलता हूँ कि जब लोग दिल्ली से, बंबई से, बैंगलोर से बक्सर आएंगे पढ़ने के, मेरा तो ये एक सपना है छोटा सा, कि जो भगवान राम की जो धरती है, जहां भगवान राम आके पढ़ाई शिक्षा लेने आए थे, शिक्षा, वो केंद्र बन जाएगा, एजुकेशन हब बन जाएगा हमारे देश का। वो कहेंगे कि जहां भगवान राम ने पढ़ा था हम वहां पढ़ाई करने जाएं। ये एक छोटा सा ड्रीम है मेरा, जो करेंगे हम पूरा, है जिस लेवल से करें जरूर करेंगे। एक एजुकेशन हब, दूर दूर से लोग आएंगे बक्सर। कहाँ पढ़ते भाई? बक्सर जा रहे हैं। कहाँ पे कोचिंग करते? बक्सर में करते हैं। कौन से द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स का बक्सर में है, द बेस्ट मेडिकल कॉलेज बक्सर में है, द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज का बक्सर में, द बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज का बक्सर में है, द बेस्ट स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ है? बक्सर में है। तो वो जो चीज मेरी इच्छा है कि भगवान राम, जहां से मैं मानता हूं ऐसा कि भगवान राम जब बक्सर आए थे तो एज अ प्रिंस आए थे, वो राजकुमार थे। उनको वहां पे एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने की जो संरचना शुरू हुई वो बक्सर से शुरू हुई। तो हम पूरे, जब हमारा देश विश्व गुरु बनना चाहता है तो बक्सर उसका तो नेचुरल चॉइस होना चाहिए कि बक्सर से ही श्रृंखला शुरू हो, है ना। तो इसीलिए मेरे लिए ये सपना है एजुकेशन लेके। बट अभी मैं ये मानता हूं कि जैसे आपको बताया, पहला लॉ एंड ऑर्डर हो गया, करप्शन इज एन इशू, एजुकेशन का क्वालिटी इज अ इशू। उसके बाद आता है हेल्थ। आज देखिए आप प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी के बिना छोटी छोटी चीजों में लोगों के डेथ होते हैं गांव में। इस चीज का उतना उस तरह से आप खुद इसके बहुत, मैं जानता हूं हमारे गांव में, मैं रिपोर्टिंग भी किया हूं हॉस्पिटल में जाकर, वहां की स्थिति क्या है। एग्जैक्टली। तो ये एक चीज है। उसके बाद फिर इससे, अब देखिए ये बेसिक चीज है, रोटी कपड़ा मकान वाला जो एक चीज है वो भी है, एम्प्लॉयमेंट वाला बात। बेसिक आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आप बच्चे जा रहे हैं बाहर कमाने। हमारा बिहार ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि कोई बैंगलोर का बच्चा आएगा बिहार में नौकरी करने, कोई पंजाब से आएगा बिहार में नौकरी करने, कोई
तमिलनाडु से आएगा, कोई बात दुबई से भी आएगा कि कहाँ पे करता हूँ, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में करता हूँ, बिहार में काम करता हूँ, पटना जाता हूँ, या कहीं भी बिहार में फॉर दैट मैटर। तो ये दिन कब आएगा? और ये हो सकता है, दिस इज डूएबल। बिहार वॉज द सेंटर ऑफ फाउंटेन हेड ऑफ सिविलाइजेशन। जब सिविलाइजेशन, जब मानवता एक स्फुटित हुई थी, तो बिहार से हुआ था ये बात। तो ये चीज अभी भी हो सकता है। तो ये सब ऐसे विजन्स होने चाहिए जो बिहार में मिसिंग है। यहाँ हम क्षणिक चीजें देख रहे हैं। यहाँ पे आप किसी से बात करिए जो अच्छी जगह पे है, जो कर सकता है, तो बहुत शॉर्ट व्यूज लेते हैं, एक विजन नहीं है। 2047 का जब 100 साल होंगे हमारे भारत की आजादी का सो कॉल्ड, तब बिहार का क्या रहेगा? उस दिन का किसने सोचा? 2047 बिहार, वो सपना कहाँ है? वो उसका रोड मैप कहाँ? हम कुछ लोगों ने बनाया है, मुझे पता है, इसका भी है, है ऐसे 2-4 लोग बता देंगे। हाउ आर यू डूइंग इट? कर कैसे रहे हैं? उस पे काम कितना बढ़ा है? कितना % अचीवमेंट हुआ है? उसका रिव्यू कैसे करते हैं? उसका हम बीच में कोर्स करेक्शन कैसे करते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म क्या है काम होने का? इस पे बात ही नहीं करता है। बस एक कागज पे हो गया, हाँ कर रहे सब लगे हैं। Everybody is taking responsibility. So everybody's responsibility is nobody's responsibility. फिर आप पूछेंगे, हाँ भैया उनका था या उनका था, सब एक दूसरे को उंगली दिखा देंगे, और लास्ट में आपका बच्चा पढ़ने बाहर जाएगा, उसके लिए अपनी पढ़ाई नहीं है। कोई बीमार हो गया तो बाहर जाके मरेगा, अपनी धरती पे भी मर नहीं सकता। हम सोचिए, तबीयत खराब हो गया ज्यादा, मरने के लिए भी अपनी धरती नसीब नहीं हो रही, अब इससे खराब हो गया। तो अब इससे रिलेटेड अब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। अब गिनाने लगे तो हम पूरा आपके शो में प्रॉब्लम से गिनाएंगे। तो मैं इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। अपने लेवल पे मैंने इसको स्टडी किया है, अपने लेवल पे समझा है, और ये भी समझा है कि ये ठीक हो सकता है। मैं इसमें पॉजिटिविटी देखता हूँ, ये एक अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि इसमें बहुत काम करने का स्कोप है। ये सोच के मैं आया हूँ। तो आप पूछे थे ना पहले बार क्यों आए हैं, जब ये सब चीजें कौंधती हैं, मुझे दिखता है कि यार ये हो सकता है, क्यों नहीं हो रहा है, तो कौन करेगा? कहां हम बाजार में पूछे कौन करेगा? हम करेंगे। अब हम जब शुरू करेंगे करना, तो भाई 2 भाई और आएंगे बाहर से, अरे भाई ये आनंद कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम तो इससे बेहतर है, आइए भैया जैसे हमारे अच्छे वाले भैया, हमसे बेहतर भैया लोग हैं, वो आएंगे, हम भैया को आगे कर देंगे, भैया चलिए करिए, हम आपके पीछे खड़े हैं, हम भैया के सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। मतलब इसी उम्मीद से आए हैं कि कर्म भूमि पे जो करना था वो कर चुका। हाँ। अब जन्मभूमि के लिए कुछ करना है। अब जन्मभूमि के लिए, जन्मभूमि को ही कर्मभूमि बनाना है, और इसका संकल्प लेके आए, ये करेंगे। और अपने ही जीवन में, अपने जीवन काल में, नहीं पता कितना उसका कल ही खत्म हो जाए, बट कोशिश अगर ये मान ले कि और हम 30-40 साल जिएंगे, तो ये उम्मीद है कि 2047 अगर हम देखते हैं, तो 2047 का जैसे भारत विकसित होगा, वैसे बिहार कहीं उसमें पिछड़ा राज्य जैसा ना दिखाई दे, बिहार उसका एक चमकता सितारा सा वहां पे नजर आए। ये एक इच्छा है। तो देखिए किस उम्मीद से आए हैं, हम लोग बात करेंगे अगले इंटरव्यू में। सवाल तो मेरे पास बहुत हैं कि करने को, मगर आज देता हूं, और अगले इंटरव्यू में फिर हम लोग बहुत जल्द आप लोगों से मिलेंगे, और भैया को लेकर के कि क्या क्या है, कैसे क्या प्लानिंग है। अभी ये छोटा रूप है, मगर ये भी लंबा हो चुका है। तो ये किस उद्देश्य से आए हैं बिहार? कर्म कहीं और कर रहे थे, कहते हैं ना कि हम जाकर के वहां अपना कर्म कर रहे थे, तो अब जन्मभूमि को कर्म भूमि बनाने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो आप लोग भी इनका साथ दीजिए, मौका मिलेगा तो बता रहे हैं कि कैसे बक्सर को हम बक्सर बनाएंगे। और जो भगवान राम शिक्षा लेने उस युग में आए थे, कलयुग में भी लोग शिक्षा लेने बक्सर आएंगे, वो भी पूरे भारत से नहीं, विदेश तक का। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।